आज हमारे साथ है राजविंदर सिंह जी। ये हैं आरएस 2018 के टॉपर। इन्होंने 99 रैंक हासिल की थी 2018 में। हालांकि इन्होंने 2016 का भी अटेम्प्ट दिया था और ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था और इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में आरएस एग्जाम अपना क्लियर किया। आज का इंटरव्यू सर के साथ होने वाला है। सर से बहुत सारी बातें करेंगे और वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो कि एक आरएस एस्पिरेंट के मन में होते हैं। वो चाहते हैं सर से पूछना, क्योंकि डायरेक्टली कोई पूछ नहीं सकता। तो हमारे इंटरव्यूज के थ्रू हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो सर की जर्नी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, सर की स्ट्रेटेजी, और सर ने जब 2016 में नहीं हुआ तो उसमें क्या कमी थी और 2018 में उन्होंने उसको कैसे कवर अप किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली है। अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि सर पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, प्लीज सर। मेरा नाम राजविंदर सिंह है। मैं नागौर जिले के डेगाना तहसील के गांव मांझी का रहने वाला हूँ। मैंने आरएस 2018 में 99 रैंक प्राप्त की थी और मुझे राजस्थान तहसीलदार सर्विस अलॉट हुई। ओके सर, तो अभी सर आप कहाँ पे पोस्टेड है? अभी मैं जयपुर जेडी में पदस्थ हूं। ओके, आपने 2016 में भी दिया था और 18 में भी दिया था? हाँ, 2016 का अटेम्प्ट था और 18 वाला। आपने कोचिंग कब लिया था? मैंने कोचिंग काफ़ी पहले ही ले लिया था, 2013 में जब मेरे ग्रेजुएशन चल रही थी। हालांकि प्रॉपर कोचिंग नहीं हो पाई थी उस टाइम, क्योंकि मैं 2-3 महीने ही, जब आप पर्टिकुलर कमिटेड नहीं होते एक एग्जाम के लिए और आप प्री मैच्योर कोचिंग बोल सकते हैं, तो मैंने 2-3 मंथ स्टार्टिंग में कोचिंग लिया था स्प्रिंग बोर्ड से। एंड सर 2016 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ। और 2018 में आपका हो गया, तो 2016 में क्यों नहीं हुआ? 2016 में नहीं होने के बहुत सारे रीज़न रहे। मेरी बेसिकली मैं 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से, यहाँ से राजस्थान कॉलेज से। और 2013 के बाद में मैंने 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया था दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से। मेरा पवेड में पीजी किया था मैंने। और उसके बाद में मेरा 15 से 3 साल मेरी फेलोशिप थी, रिसर्च फेलोशिप, पार्लियामेंट फेलोशिप प्रोग्राम, उसमें मैं एनरोल था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट मेरी फेलोशिप में और मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 वाले में, और एक तो ये इशू रहा। दूसरा मैं क्योंकि यहाँ उस टाइम जयपुर नहीं था, तो दिल्ली में इतनी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं होती है, तो मेरा मेनली का था कि भाई टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाया था। यानी कि एक टेस्ट सीरीज की वजह से नहीं हो पाया? हाँ, बेसिकली क्योंकि आपके पास आंसर प्रैक्टिस नहीं होती। मेरा 92 नंबर का तो एज इट इज केवल पेपर छूट गया था, जिसमें मतलब 72 का तो मुझे आ रहे थे, जो मतलब जिनको मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। तो ये एक सबसे बड़ी कमी रही। हाँ, मेरा ड्रॉबैक सबसे, क्योंकि हो सकता है 72 में से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलते उसमें, फिर 20-30 नंबर भी मिलते। मेरा 315 नंबर आए थे मेरे, तो 327 उस टाइम कट ऑफ इंटर मार्क्स के लिए थी। 12 नंबर से मैं रहा था पीछे। 12 नंबर से रह गए थे, तो अफसोस तो बहुत हुआ होगा। हाँ, अफसोस तो होता ही है। अफसोस तो किसी नहीं होता ही। तो फिर जो वो फेलियर था उसने आपको, मतलब आपने उसको कैसे फेस किया? 2016 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, और चूंकि जब मुझे लगा, मैंने एनालिसिस किया कि क्यों नहीं हुआ, तो एक बड़ा रीज़न जो उभर गया है कि एक मेरी आंसर प्रैक्टिस नहीं थी। तो इतना आपका एक लगभग 10% का पूरा ही छूट रहा है। तो फिर मैंने यही सोचा कि, और मेरे साथ वाले कई थे जिन्होंने अच्छी रैंक भी बनाई और जिनका सिलेक्शन भी हुआ, और तो मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे ये लगा कि मैं कहीं पढ़ने में कमज़ोर तो हूँ नहीं। तो फिर मैंने वही किया कि वापस एक पूरा एक वैक्यूम टाइप का, मतलब खुद को एक जगह केंद्रित करना, बाकी सोशल मीडिया वगैरह इनसे दूरी, और वापस वही आंसर प्रैक्टिस मेरा रहा था। ओके सर, अब स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी। मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें। पहले आप बताइए स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में कि आप कैसे स्टूडेंट थे, फिर कॉलेज के बारे में, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो। स्टूडेंट के बारे में मेरी मतलब हमेशा से इंटेलिजेंट स्टूडेंटों में रहा है। मेरा 10th में मेरिट रहा था राजस्थान बोर्ड में। मैंने 2008 में 10th किया था, और मेरी 12th पोजीशन थी मेरिट में, 94.17% रहा। 12th में मेरा मैथमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था, तो मेरे 80% रहे थे। फिर मैंने PCM जो मेरा 12th रहा था उससे मैंने स्विच किया और ग्रेजुएशन किया था मैंने आर्ट्स में। इस दौरान बिटवीन मेरा NLU रांची में भी सिलेक्शन हुआ था क्लैट के थ्रू, लेकिन मैं गया नहीं था। घर वालों ने भी मना किया था कि भाई, और उस टाइम मेरे 1-2 जो सीनियर थे और भी लोग थे, तो उनका UPSC में सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन में यहाँ ये रहा कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहा था, और क्योंकि उस टाइम एज भी नहीं हुआ था मेरा, तो 2013 वाला अटेम्प्ट दिया नहीं था, 16 वाला दिया था। 16 वाले में मेरा हुआ नहीं, और 18 वाले में
मेरा हो गया था 99। ओके सर, तो आप अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी की। आपने प्रीलिम्स के लिए क्या कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की और मेंस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की? देखिए, पर्टिकुलर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई अलग से अपन देखें, कोई अलग से तैयारी नहीं होती। प्रीलिम्स का होता है कि हाँ फैक्चुअल आता है, तो मेरा हमेशा से यही है कि प्रीलिम्स में जैसे मैथमेटिक आता है उसमें और बाकी वाले सब्जेक्ट है, मेरा हमेशा फोकस रहा कि जहाँ मैं स्ट्रांग हूँ उस चीज़ को और स्ट्रांग करूँ। तो मैं हिस्ट्री में इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हिस्ट्री को मैंने नेगलेक्ट किया था, इवन मेंस में भी नेगलेक्ट किया। और जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान के जो है 1/3 राजस्थान आता है आपका, मैथमेटिक है, और इसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में वहीं फोकस किया था, और मेंस में भी मैंने यही किया था। मेरा जैसे फर्स्ट पेपर में जब आपको लगता है कि आप 60 नंबर के लिए आप एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री और इतना बड़ा पढ़ रहे हो 60 नंबर के लिए, और मेरा पबेट रहा था, और पबेट बहुत शॉर्ट सब्जेक्ट है और उसके लिए आप 60 नंबर दे रहे हो, या मैनेजमेंट के लिए आप दे रहे हो, तो वो कंपैरिजन अपने को, क्योंकि एग्जाम में अपने को एक महारत हासिल नहीं करनी अपने को, तो बेसिकली है कि कैसे अपन मैक्सिमम नंबर मिनिमम टाइम में गेन कर सके। मैंने उसी चीज़ में सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फोकस किया था, और हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी था मेरा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आंसर प्रैक्टिस नहीं थी। तो मेन रीज़न यही रहा था कि मेरा प्रैक्टिस नहीं होने के कारण क्वेश्चन छूटे, और जो मैं लिखना चाह रहा था वो लिख नहीं पाया। एंड सर, आपने नोट्स को ज़्यादा फॉलो किया है या फिर बुक को ज़्यादा फॉलो किया है? मेरा कभी रहा नहीं कि मैंने नोट्स बनाए, हालांकि मैंने स्टार्ट जरूर किए हैं। कभी जब अपन नोट्स बनाने लगते हैं तो मैंने नोट्स बनाने चालू किए, 4-5 पेज चालू करता, फिर बाद में मैं उनको छोड़ देता। क्योंकि जब मुझे लगता कि नोट्स बनाऊंगा फिर उनको टाइम टेकिंग लगता है, फिर उनको पढ़ना, तो मैंने हमेशा बुक्स ही ज़्यादा प्रीफर किया बजाय किसी चीज़ के नोट्स। हालांकि नोट्स नो डाउट आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार में इतने ज़्यादा नोट्स है कि आपको बनाने की भी जरूरत हर नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है। और मेरे हिसाब से बनाने में इतना ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ, बहुत ही अगर कोई शॉर्ट नोट हो, जैसे एंड में मेरे पास लकीली में रहा था कि कोई टेलीग्राम थ्रू चैनल के थ्रू इनमें नोट्स आ जाते हैं, बहुत शॉर्ट नोट, मतलब 5 पेज में आपका फवाइड या 5 पेज में सोशियोलॉजी, तो ये मुझे नोट्स मिल गए थे, तो आपका एक रिवीजन बहुत इजी हो जाता है। तो यानी कि आपका टाइम यहाँ पे भी सेव हो गया, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया मिल गया था नोट्स वगैरह। हाँ, नोट्स क्योंकि बाजार में आजकल बहुत ज्यादा है, और आप उनके लिए आप पर्टिकुलर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो ये स्मार्ट स्टडी नहीं कहा जाएगा मेरे हिसाब से। तो यानी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। हाँ, एग्जाम में क्योंकि आपको नंबर लाना है ना, तो अपना जो इसका पैटर्न है, जैसे आरएस के पैटर्न में भी चेंज हुआ है। पहले सब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट हटा के 2013 में केवल 4 पेपर लेके आए, फिर 4 पेपर के बाद में भी इन्होंने जैसे 20 वर्ड, 50 वर्ड और 100 वर्ड में, तो आपको 100 वर्ड मैक्सिमम है, उसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है और आपको आंसर भी अच्छा फ्रेम करना है। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे कम शब्दों में लिखो, तो प्रैक्टिस का मैटर है, प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सर, एक आरएस टॉपर को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और एक आरएस टॉपर जो होते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं? क्या टॉपर 15 घंटे पढ़ते हैं या फिर 5-6 घंटे पढ़ के हो जाता है सिलेक्शन? देखिए, ये सब पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन कितना घंटे पढ़ता है। मेरा रूटीन ऐसा कुछ रहा नहीं। 16 वाले में तो बहुत ही कम में पढ़ा था, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था फेलोशिप के कारण। 18 वाले में जरूर मैंने अच्छी मेहनत की थी, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। किसी की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है तो वो कम टाइम में ज़्यादा कर सकता है, और किसी को बार बार चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है। दूसरी बात, आप क्वालिटी किस हिसाब से पढ़ रहे हो, क्वांटिटी के साथ नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी के साथ जाना चाहिए। और मेरा कभी रूटीन मैंने कभी रहा ही नहीं। मैं जैसे मैं नाइट में ज़्यादा मेरा था कि भाई उस टाइम कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। दिन में तो मैं उठता ही जैसे 8-10-9 बजे के आसपास था, तो ऐसा मेरा कभी कोई रूटीन रहा नहीं। तो मैं मानता हूँ 5-6-7-8 घंटे इनफ है, मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा आप क्वालिटी स्टडी नहीं कर पाओगे। एंड सर, आपने जैसे आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज को कब ज्वाइन किया? टेस्ट सीरीज मैंने 18 वाला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेनली मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। तो उसमें मैं जैसे भाटी आश्रम में भी काफ़ी मैंने टाइम बिताया था, तो उनकी टेस्ट सीरीज मैंने ली थी। स्प्रिंग बोर्ड में भी बाद में मैं आया था वापस। तो
ये मेंस वाला था और मैं 2018 वाले में तो प्रीलिम्स से पहले ही स्टार्ट हो गया था। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन बाद में आया था, हम लोग पहले तैयारी करना चालू हो गए और पर्टिकुलर डेडिकेटेड इसी एग्जाम के लिए। सर एक क्वेश्चन स्किप हो गया, मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा, तो आप अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताएं, क्या था आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी थे, पिताजी, एक मेरा छोटा ब्रदर है और मदर फादर है। और अभी मेरी जनवरी 2023 में 25 जनवरी को शादी हुई है। तो वाइफ है, उनकी भी अभी 2021 वाली वैकेंसी में 13th रैंक है, दीपशिका कालवी नाम से। और फादर बेसिकली एग्रीकल्चर से जुड़े हैं और पहले वो मनरेगा लोकपाल भी रहे। ओके, सो एक तरह से बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली है। ओके, और आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए? एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और इस सेवा में हर टाइप का अनुभव मिलेंगे आपको, क्योंकि सर्विस में आने के पहले हम कुछ सोचते हैं, सर्विस में आने के बाद में कुछ अलग सिनेरियो होता है, लेकिन ओवरऑल आप एंजॉय करोगे और जो प्रतिष्ठा जो आप समाज से चाहते हो वो कहीं ना कहीं इस सर्विस में बहुत है। आपको भी फील होगा, आपके परिवार वाले भी हमेशा खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, अब पूरा जो घर वालों की आशा है, जो घर वालों की उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरो। आप ये प्रतिदिन आप ये सोच के अपना मतलब जब अपन सोते हैं तो आप एटलीस्ट ये खुद का मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए कि आज का दिन मेरे लिए जो मैंने बिताया है वो मेरे लक्ष्य के कितने करीब लेके आया है। तो अगर आप उस चीज़ को डेली ऑब्जर्व करोगे, अब कहीं ना कहीं खुद को जो कमिटमेंट किया हुआ है उस चीज़ को वो आपको लक्ष्य के प्रति ज़्यादा नज़दीक लेके आएगा। ओके सर, सो और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपको कितने साल जॉब करते होगे? मेरा अभी दिसंबर 2021 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो 2 साल बोल सकते हैं एक तरह से। हाँ, 2 साल हो गए। तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि जैसे जॉब लगने से पहले क्या होता है कि अपने लिए वो चीज बहुत बड़ी होती है। जैसे आपने एग्जाम दिया आरएस का, एक वो होता है कि आरएस एग्जाम दे रहे हैं, फिर सिलेक्शन होने के बाद एक टाइम के बाद वो चीज थोड़ी नॉर्मल लगने लग जाती है। तो वो क्या मतलब क्या कौन सा फेज था और आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर्विस के बाद में हर आदमी एक्साइटेड होता है कि उसकी कैसी क्या रहेगी जॉब। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, तो वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। और हर इसमें आरएस के अंदर है कि हर सर्विस का अलग अलग जॉब नेचर है। आप कौन सी सर्विस में जाते हो, पर्टिकुलर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो एसडीएम है उसकी अलग आपको फैसिलिटीज मिलती है, अलग आपका डेकोरम होता है, आरपीएस में अलग होता है, तहसीलदार में अलग होता है, बीडीओ, आबकारी या जो अदर सर्विसेज होते हैं। और हर सर्विसेज का जॉब जो ओरा होता है वो भी डिफरेंट होता है और चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारी वाली तहसीलदार सर्विस है तो इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह भी होते हैं और आपको लेकिन आप लोगों से सीधा कनेक्ट रहते हो तो आप उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग भी अच्छी आती है। तो मैं तो ये मानूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है और हर आदमी अगर व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच से करे तो उसको एंजॉय भी होगा जॉब के साथ और उसको सेटिस्फिकेशन भी मिलेगा। यानी कि जॉब करने ऐसा नहीं है कि आरएस की जॉब मिल गई तो सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल चैलेंज भी वहीं से चालू होते हैं। क्योंकि जब आपके पास जब आप ग्रास रूट पे जाते हो और आप देखते हो जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कैसे उन लोगों तक मैक्सिमाइज आप कर सकते हो, कैसे उन लोगों तक आप उन स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचा सकते हो। लोगों को पता ही नहीं होता स्कीम्स का। डिपार्टमेंट भी कई बार ऐसे होते हैं, आपके जो साथ वाले कलीग्स या जो कर्मचारी होते हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है। तो सब चीज़ों को मैनेज करके चलना और एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मेरे हिसाब से वही जो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होगा जो सभी लोगों को मैनेज करते हुए, सभी लोगों को साथ लेते हुए एक टीम के रूप में कार्य करता है। और ये होता भी है, हर टाइप के चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस आपको सिखाते भी आगे कि आप कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत आपके साथ भी अच्छा लगा। आपसे सर बहुत से स्टूडेंट इंस्पायर्ड होंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आपका जो हाईलाइट पॉइंट था वो था स्मार्ट स्टडी, सो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा इनके लिए।
सो आई होप हमने जो भी सर से बातें की हैं वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। सर की जर्नी, सर की स्ट्रेटेजी वगैरह, और सर ने जैसा कि बात किया स्मार्ट वर्क, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप भी ऐड ऑन कीजिए अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन में। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरव्यूज आते रहेंगे आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।